नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर को आज स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1766 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से न सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। माना जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज के संचालन से ललितपुर और आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों में निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज ललितपुर बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था। विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसा हाल नहीं था। न सड़क, न बिजली, और माताओं और बहनों को तो अपना पूरी जिंदगी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते ही व्यतीत हो जाता था। खेती के लिए पानी होने के बावजूद सिंचाई की सुविधा नहीं थी। गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विकास की कोई परियोजना आगे बढ़ पा रही थी। और यहां के संसाधनों में लूट होती थी, लूट। संसाधन यहां का, वन संपदा यहां की, चंद मुट्ठी भर लोग उसको लूट करके काटते थे, तस्करी करते थे। संसाधन पर ललितपुर की जनता जनार्दन का अधिकार, चंद मुट्ठी भर लोग अवैध खनन के कार्य में लिप्त होकर के व्यवस्था पैदा करते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तो हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अभी आपने देखा प्रदेश के अंदर पहली गौशाला ललितपुर ने दी थी कि सरकार भी गौशाला का संचालन कर सकती है, और तुरंत सरकार की कृपा से पहली गौशाला यहां के तत्कालीन जिला प्रशासन ने प्रारंभ की थी। और मुझे अच्छा लगा कि अब वह कंपोस्ट की आपूर्ति दुनिया के देशों को भी करने जा रही, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये फार्मा पार्क जो ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के शास्त्री नगर क्षेत्र में आवास विकास परिषद की बड़ी कार्रवाई के तहत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर अभियान चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उन भवनों, अवैध पार्किंग स्थलों और अतिक्रमणों को हटाया गया जहां अवांछित तो
द्वारा निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि आवास विकास परिषद को इस मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रभावित व्यापारियों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने अभियान जारी रखा है। बुलडोजर से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और सड़कों और भवनों के बाहर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है। इस कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर अमित मिरिंडा से जुड़ी बताई जा रही अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। मकान में सेटबैक था ही नहीं, एक केवल मेडिकल स्टोर संचालित था, गार्टर पट्टियाँ डली हुई थी, उसमें कोई लेंटर नहीं था। एक डॉक्टर थे पुलकित जैन बीडीएस, उनसे शॉप खाली करा दी गई थी, शटर उतार दिया गया था। छोटा भाई बैठता है बस उस शॉप पे और वो मेडिकल स्टोर चला रहे थे। उसमें मेडिकल स्टोर को भी बिल्कुल सब तोड़ दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से। दवाइयाँ निकालने तक का समय नहीं दे रहे थे अधिकारी, ठीक। और 249/9 पे तो ये कार्रवाई कर दी। 251/9 पे 3 मंजिला भवन बना हुआ है, 5 शॉप्स 3 मंजिली बनी हुई हैं। उसकी केवल जो ये रेलिंग थी बाहर रोड पे लगी हुई, वो हटा करके वो वहाँ से फोटोग्राफी कर ली। 256/9 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, शॉप्स चल रही हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। उससे आगे और कई भवन छोड़ के आए हैं, सब पे सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। मेरे 200 मतलब सेक्टर 10 में, मेरे सामने सेक्टर 3 में, सब किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने गरीबों के आवासों को नोटिस दिए जाने के मामले में सिंचाई विभाग बैकफुट पर आ गया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद विभाग ने केवल जेई मंगल प्रसाद को हटाकर कार्रवाई की है। सवाल ये उठ रहा है कि नोटिस जारी करने और मौके पर अधिकारियों की टीम भेजने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी कब तय होगी। एलडीए परियोजना पर नोटिस चस्पा होने से हड़कंप मच गया है। वहीं एक दिन पहले विभागीय अधिकारी पूरे मामले की जानकारी से इनकार कर रहे थे। अब केवल एक जेई पर कार्रवाई से शासन और सरकार की छवि खराब करने वाले जिम्मेदार अफसरों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सिद्धार्थनगर एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें, आगामी 29 जून को विश्वविद्यालय का 10वीं दीक्षांत समारोह भव्य और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी है। आपको बता दें, कुलपति प्रोफेसर कविता शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आयोजन की विस्तृत जानकारी शेयर की है। इस पर समारोह को विशेष और यादगार बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां और पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत की भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रांगण में ही होगा और नवीनता उसमें इस वर्ष ये है कि हम लोग जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे 4 ऐसे शिक्षक जो कि बहुत उत्कृष्ट कार्य उन्होंने वर्ष पर्यंत किया है, उनको कुलाधिपति महोदया के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा यह है कि दीक्षोत्सव के दौरान सभी कार्यक्रमों को जो कार्यक्रम किए गए उनको एक फिल्म के माध्यम से दीक्षांत समारोह में दिखाया जाएगा। जो छात्र छात्राओं के बीच में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई या अन्य कार्यक्रम संपन्न किए गए 5 जून से लेके 25 जून के मध्य में, उन सभी का एक संक्षिप्त विवरण उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से दीक्षांत में दिखाएंगे। एक जो बाल गृह इस समय हम लोगों ने शिशु गृह विश्वविद्यालय में स्थापित किया है, उसका भी इनॉग्रेशन किलकारी के नाम से वो है, उसका भी इनॉग्रेशन मैडम के हाथों, कुलाधिपति महोदया के हाथों से किया जाएगा। और हमारी जो फुल्ली डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी है, वो उसमें दिव्यांगजन फैसिलिटी जो हमने क्रिएट की है, उसका भी लोकार्पण कुलाधिपति महोदया के माध्यम से इस वर्ष किया जाएगा। ये कुछ नए कार्य हैं जो विश्वविद्यालय करेगा। और जो हमारी तैयारियां हैं उसमें हमें ऑडिटोरियम में इस बार अपना कार्यक्रम करना है। इसके अतिरिक्त तीनों संकायों में भी पैरेलल में जो कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम है वो किया जाएगा, जो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से चारों परिसर जुड़े रहेंगे और सभी छात्र छात्राओं को वो जिस भी स्थान पर बैठेंगे कॉन्वोकेशन का लाभ उनको मिलेगा, वो वहां से देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं।
ग्रेटर नोएडा में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मेघा रूपम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट खोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 300 किलो से अधिक मिलावटी पनीर बरामद कर नष्ट किए गए हैं। टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर में अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने जिला खनन अधिकारी अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर अवैध खनन के चालानों में अनियमितता और बिना ठोस कारण चालान निरस्त कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। मामले की जांच में लाखों रुपए की हेराफेरी की भी आशंका जताई गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। कुशीनगर में जिला खनन अधिकारी रहे अभिषेक सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन अधिकारी अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अगर हम बात करें खनन अधिकारी अभिषेक सिंह की, तो लगातार बीते दिनों तमाम आरोप लग रहे थे और जिसके बाद जिला अधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि खनन अधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा अवैध बालू या फिर मिट्टी लदी जिन भी गाड़ियों को सीज किया जाता था, उन पर कार्रवाई की जाती थी। उन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के ही छोड़ दिया जाता था और धन उगाही के भी आरोप जो है वो खनन अधिकारी अभिषेक सिंह पर लगातार लग रहे थे और इसी को लेकर के अब एक बड़ी कार्रवाई कुशीनगर के खनन अधिकारी अभिषेक सिंह पर की गई है। अगर बात करें कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे की, तो बीते जनवरी में 6 तारीख को उन्होंने भी अपने पत्र में खनन अधिकारी अभिषेक सिंह को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, भ्रष्टाचारी बताया था और अब वो भी पत्र लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। बीते दिनों पत्र में सांसद विजय कुमार दुबे ने यह स्पष्ट किया था कि खनन अधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा जिले में अवैध खनन कराया जा रहा है और शासन की छवि को धूमिल किया जा रहा है। फिलहाल अब खनन अधिकारी अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो अवैध वसूली की गई थी, अब उसकी भी भरपाई आने वाले दिनों में खनन अधिकारी अभिषेक सिंह से कराई जाएगी। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और अपनी मांगों को लेकर अपर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा ड्यूटी समय में बदलाव और कार्य आवंटन को लेकर समस्याएं हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया। वहीं स्थायी कर्मचारियों को एससीपी का लाभ देने और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल से कराने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पीलीभीत में थाना जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी वांछित बदमाश अतीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर जेएमवी तिराहे के पास की गई। पुलिस के अनुसार अतीउल्लाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिटायर्ड शिक्षक श्याम बिहारी लाल को तमंचे की नोक पर झांसे में लेकर 20,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया था। इस मामले में उसके 3 साथी धर्मेंद्र, शहादत और मोइनुद्दीन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फरार चल रहे अतीउल्लाह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फतेहपुर के चर्चित पट्टीशाह हत्याकांड में 18 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। जिला और सत्र न्यायालय ने बसपा नेता के बेटे रियाज अतहर और उनके निजी अंगरक्षक शमशाद की हत्या के मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2008 में
हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव में बकरीद के दौरान मातमी जुलूस के समय ताबड़तोड़ फायरिंग में रियाज अतहर की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि अंगरक्षक शमशाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत के फैसले से मृतकों के परिजनों में संतोष और खुशी का माहौल है। कि 2008 में जुलूस में मातमी जुलूस में इन लोगों ने साबिर शरीफ लोगों ने गैंग था पूरा जो जिनको सज़ा हुई है न्यायपालिका से, इन्होंने जुलूस में गोली चलाई थी। इसमें हमारे भाई की मृत्यु हो गई थी और हमारे पिताजी को गोली लगी थी और हमारे पिताजी के अंगरक्षक शमशाद जी को उनको गोली लगी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। पिताजी इस घटना से हमारे उभर नहीं पाए थे। 2-3 साल बाद उनकी भी इस घटना के चलते गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और न्यायपालिका ने बहुत देर में फ़ैसला सुनाया, लेकिन फ़ैसला सुनाया बहुत अच्छा लगा और हमको पूरा विश्वास था कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। सन 2008 का मामला है। यहाँ फतेहपुर में एक ग्राम पट्टीशाह है, उसमें बकरीद का जुलूस निकल रहा था, मातमी जुलूस, जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों में गोलियां चली थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2 लोग चुनाई हुए थे। इसका विचार माननीय न्यायालय में हुआ और माननीय न्यायालय ने सभी 2 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध की सजा सुनाई। इसमें आज जो सजा हुई है वो 302 के मामले में हुई है और इसमें सभी अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास और सभी धाराओं में मिलाकर 38 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और साबिर के ऊपर आजीवन कारावास और दफा 25 में अतिरिक्त 5,000 का जुर्माना लगाया गया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय अंगद वीर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की मां गुरप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत ने अपने प्रेमी अर्पित शर्मा के साथ मिलकर बेटी की हत्या की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि दोनों शादी करना चाहते थे और मासूम अंगद उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। 16 जून को अर्पित अंगद को कार में बैठाकर ले गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद हत्या कर दी गई। शव को हस्तिनापुर क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस पहले ही आरोपी अर्पित को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मां की भूमिका सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बहसुमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए व कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वह कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की मां है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना बहसुमा में की जा रही है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।